नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है ट्रैकिंग द पैंडेमिक्स रूरल मार्च। ये जो कोरोना वायरस हमारे देश के रूरल इलाकों में फैला हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है। फर्स्ट वेव के दौरान पे अर्बन इलाकों में फैलना शुरू हुआ था तो लोग रूरल इलाकों की तरफ चले गए थे। अब रूरल इलाकों में इस हद तक फैल रहा है तो लोग कहाँ जाएं। और उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के रिस्पेक्ट्स में काफ़ी स्टैटिस्टिक्स दी गई हैं कि हमारा जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स की कितनी कमी है उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। तो इन आर्टिकल्स को देखेंगे, थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट द सिजार ऑफ ब्रिंकमैनशिप मस्ट सीक पीस। यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस है वो अगेन हेडलाइंस पकड़ रही है। कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के रिश्ते यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। अभी के लिए जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं यूएसए के और कहीं ना कहीं वो यूक्रेन को सपोर्ट देते नजर आ रहे हैं। अब ऐसा सपोर्ट नहीं है कि भैया वो अपनी आर्मी भेज दे लड़ने के लिए, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जितना यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ रशिया, उससे ज़्यादा जो बाइडेन सपोर्ट देने के मूड में है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, नाटो यहाँ पे जो भी सपोर्ट देगा वो बहुत प्रैक्टिकल सपोर्ट होने वाला है। मिलिट्री असिस्टेंस एक लिमिट से ज़्यादा आने वाला है नहीं। अपनी आर्मी नाटो देखिए यहाँ पे भेजेगा नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसका रेफरेंस यहाँ पे दे दूंगा। मैप के थ्रू आपको लोकेशंस दिखा दूंगा कि कहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है और अभी के लिए स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, ये बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई स्टॉर्मी स्टार्ट। आपको पता ही है कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से तो ही साइक्लोन निकला है। केरला, महाराष्ट्र, गोवा और फाइनली गुजरात, हर जगह ये प्रॉब्लम मचाता हुआ गया है। तो यहाँ पे एक तो ये साइक्लोन, उसके साथ साथ ये जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, दिस इज़ टू मच। काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। इस साइक्लोन से लड़ने के लिए जो हमारी डिज़ास्टर रिलीज फोर्स है और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो ये बात बताता है कि भाई एक वेल ट्रेन डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में। प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया है कि भाई हमारे जो वेदर प्रोडिक्शन सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए, वेल एंड गुड, बट ये वेदर प्रोडिक्शन सिस्टम्स के बेसिस पे आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, अरेबियन सी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ओवरऑल पूरा का पूरा इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में आगे आने वाले समय में ऐसे बहुत से साइक्लोन्स आ सकते हैं। तो हमको कुछ ऐसी चीज़ें भी करके रखनी है जिससे हम इन साइक्लोन से लड़ने के लिए बेटर तैयार रहें। जैसे कि अच्छे शेल्टर बनाना, घर की डिज़ाइन अच्छी और स्ट्रांग रखना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत एफिशिएंट तरीके से चलाना। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। नेक्स्ट बात की गई डिलीट एंड कंट्रोल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बेसिकली अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को जो गाइडलाइंस इशू की हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, उसमें से इन्होंने सीपीटी को कोरोना के इलाज की तरह निकाल दिया। सीपीटी क्या होता है कि भाई सीपीटी है आपका कन्वोलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कन्वोलसेंट प्लाज्मा थेरेपी को अब कोविड-19 के आप कह सकते हो इलाज की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि कन्वोलसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी एक एडिटोरियल में आपको बताया था कि भाई इन्फेक्शन शुरू होने के 2 से 3 दिन तक ही इफेक्टिव रहता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 7 दिन तक दे दो तो इफेक्टिव रहता है। लेकिन एक बार पेशेंट इन्फेक्ट हो गया और काफ़ी समय हो गया इन्फेक्शन के, तो उसके बाद अगर आप सीपीटी करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता ही है भाई कि एक इंसान को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हुए, 2-3 दिन तो वो इंतजार ही करता रहता है बुखार उतर जाए। बुखार नहीं उतरता है तो वो टेस्ट कराता है, टेस्ट कराने के 2 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो वो 7 दिन का पीरियड वैसे ही निकल जाता है। तो अभी के लिए कन्वोलसेंट प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना की इलाज की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ अनसाइंटिफिक इलाज इस लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। वो अनसाइंटिफिक इलाज कौन कौन से हैं इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप भी कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री हो, सतीश चंद्रा की मिडवेल हिस्ट्री हो, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैं आपकी क्वेरीज के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज भेजते रहो, मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। नाराज़ होने की बात नहीं है अगर आपकी क्वेरी का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बिजी भी बहुत हूँ। और देखिए, एज एन इंडिविजुअल मेरी कुछ कैपेबिलिटीज़ है। मैं अगर मेरे पास 2000 क्वेरीज आती है, मैं 2000 का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं पढ़ता सारी हूँ। आप अच्छी क्वेरीज भेजते रहो, जिस मोमेंट मुझे लगेगा कि आपकी क्वेरी अच्छी है मैं डेफिनेटली उसको इंक्लूड करूँगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए,
आपको इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। ट्रैकिंग द पैंडेमिक्स रूरल मार्च। स्टेट्स स्पेशली इन द नॉर्थ आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द सेकेंड वेव मेड वर्स बाय देयर पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जब पहली वेव आई थी नोवल कोरोना वायरस की कंट्री में, तो भाई गवर्नमेंट ने 2 महीने का पहले स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, उसका थोड़ा बहुत उसको एक्सटेंड भी किया गया। इसके चलते चूंकि लॉकडाउन कुछ घंटों के नोटिस पे लगा दिया गया था, तो अर्बन इलाकों में माइग्रेंट फंस गए। अब वो उनके पास ना खाना ना रहने की जगह, जिस जगह पे रेंट में रहते हैं वो रेंट भी मांग रहा है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। वो हज़ारों किलोमीटर चल के अपने घर की तरफ वापस जाने लगे। घर की तरफ वापस इसलिए आने नहीं लगे क्योंकि वहाँ पे कुछ लग्जूरियस लाइफ है। लग्जूरियस लाइफ होती तो वो वहाँ से आते ही नहीं अर्बन इलाकों में। उनको लगा घर जाएंगे तो एक छत मिल जाएगी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे रहने के लिए, और खाने पीने को भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि भाई अर्बन इलाकों में तो भूखे मर जाएंगे। अब फर्स्ट वेव के बाद ये जो सेकेंड वेव आई है, सेकेंड वेव में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सेकेंड वेव तो रूरल इलाकों में ही फैल रही है, और रूरल इलाकों में फैल रही है तो अब जाओगे कहाँ। तो आप कह सकते हो कि जो सेकेंड वेव है वॉज एक्सपेक्टेड एट लीस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज। कहने का मतलब ये है कि भाई बाकी कंट्रीज की बात कर लो, चाहे आप USA की बात कर लो, ब्राज़ील की बात कर लो, UK की बात कर लो, इन कंट्रीज में सेकेंड वेव आई थी कोरोना वायरस की, तो एक बात तो फिक्स थी कि इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आनी ही आनी थी। इस बात को हमारे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट भी किया था, ये भी बताया था, और सबको पता ही कि देखिए वायरस म्यूटेट करते हैं, वायरस अपना नेचर बदलते हैं। जिस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी वायरस से लड़ती है, वैसे ही वायरस हमारी इम्यूनिटी से लड़ता है और अपने आप को स्ट्रांग करता है। तो ये वायरस रिसर्च करके आना था, ऐसा पहले प्रिडिक्शन था, लेकिन उसके बाद भी अर्बन इलाकों में हमारी सरकारों ने उस लेवल की तैयारी नहीं की, और कोरोना वायरस क्या तरखाट मचा रहा है ये हम जानते हैं। और अनलाइक द फर्स्ट टाइम जब ये वायरस अर्बन इलाकों में फैला था, अब ये वायरस बहुत हद तक रूरल इलाकों में भी फैल चुका है। अगर आप बात करो तो बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन स्टेट्स के जो रूरल इलाके हैं, जो कि पहली वेव के दौरान ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थे, अब इस सेकेंड वेव के दौरान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और ये बात और ख़तरनाक तब हो जाती है जब हम इस फैक्टर को देखते हैं कि इन स्टेट्स में हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम है, और इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है, और इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शंस और डेथ्स देखी जा रही है। प्लस लोगों का अवेयरनेस लेवल भी बहुत है। कोरोना, अरे मास्क ये कौन पहनेगा, इसमें सांस नहीं आती, इस प्रकार की लोगों की व्यू पॉइंट है। तो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, सरकार तो रिस्पॉन्सिबल है ही। हमने देखा है कि भैया 100 की तादाद में जो बॉडीज़ हैं वो गंगा नदी पे बहती हुई नज़र आई हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो ये सब जो सीन्स हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत डरावने सीन्स हैं। तो जो इम्पैक्ट है इस कोरोना वायरस का वो साफ साफ नज़र आ रहा है, थ्रू द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, थ्रू द नंबर ऑफ डेथ्स। और ये बात हम सबको पता है कि ये जो एस्टिमेट्स हैं पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, दे आर क्रॉस अंडर एस्टिमेट्स। एक्चुअली में हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो मौतें हों वो इससे बहुत ज़्यादा हों, हमें एक्चुअली में उतनी ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। अब फाइनली यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो माइजरी हुई कोरोना वायरस में, इसका एस्टिमेशन था किस प्रकार की माइजरी इन्फ्लिक्ट की जा सकती है, और एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था ये भी पता है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में लैक ऑफ गवर्नेंस और कंप्लीट एपैथी देखी गई है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इमरजेंसी थी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सकता था, बट कहीं ना कहीं नहीं किया गया। इसके लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं सीधे सीधे एग्जाम्स में आपको मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखो, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2019-20, यहाँ पे आपको वो लिंक मिला हुआ है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जो ऊपर मैंने स्टेट्स की बात की, कौन कौन से स्टेट्स की बात की, तो भाई उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ये जो स्टेट्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, और इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में और ख़राब हो रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर रूरल बिहार की बात की जाए तो हेल्थ के जो सब सेंटर्स होते हैं 2020 में आप देखो तो 9112 सब सेंटर्स फंक्शनल हैं। 2005 में रूरल बिहार में 10,337 सब सेंटर्स फंक्शनल थे हेल्थ के, 2020 में 9112 है, कम हो गए हैं। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स रूरल बिहार में 2005 में 101 थे, 2020 में 57 बचे हैं केवल। बिहार के पॉपुलेशन सर्च के बारे में आपको पता ही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं बिहार में
2005 में 1648 थे और 2020 में 1702 हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत मार्जिनली बढ़े हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बहुत हेविली कम हुए हैं, पहले ही बहुत कम थे, और जो फंक्शनल सब सेंटर्स हैं वो भी कम हुए हैं। तो बिहार में जिस प्रकार का आप कह सकते हो पिछड़ापन है, जिस प्रकार की वहाँ पे पॉपुलेशन की इंक्रीज है, उस प्रकार का वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बढ़ा है, और इसके लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे बात करिए तो उत्तर प्रदेश के स्टैटिस्टिक्स दिए हुए, उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बिहार से बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखो तो उत्तर प्रदेश में 2005 में नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे 3660, 2020 में हो गए 2880, कम हो गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात की जाए तो ये बढ़े हैं, 386 थे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2005 में, और 2020 में 711 हैं। सब हेल्थ सेंटर्स की बात की जाए तो 2005 में 2005 में 20,521 सब सेंटर्स थे, और 2020 में 20,778 सब सेंटर्स हैं। तो सब सेंटर्स ना के बराबर भरे हैं। आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थोड़े बहुत बड़े हैं और सब सेंटर्स यहाँ पे कम हुए हैं। तो ये तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी कि भाई कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कितने सब सेंटर्स अवेलेबल हैं। और ये जो डाटा है ना, ये आप अपने क्वेश्चंस में कोट कर सकते हो सोर्स बता के। सोर्स क्या है मैंने अभी आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी जरूरत है। उस पर्टिकुलर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर बैठा होना चाहिए, तभी उसका मतलब है। नहीं तो खाली बिल्डिंग बना दो, डॉक्टर नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ऑफिशियल नॉर्म्स के हिसाब से अगर 100 डॉक्टर्स की जरूरत है तो केवल 29% ऑफ द स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पे अवेलेबल है। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में ओनली 29 आउट ऑफ 100, अगर 100 डॉक्टर्स की जरूरत है या 100 स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो केवल 29 स्पेशलिस्ट वहां पे अवेलेबल है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की, वो रिक्वायरमेंट भी वहां पे नहीं है। और उत्तर प्रदेश से अगर आप बिहार से कंपेयर करो तो बिहार भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स हैं वो है हाईएस्ट शॉर्टफॉल्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब सेंटर्स। हाईएस्ट शॉर्टफॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब सेंटर्स मतलब कि इलाज कराने के लिए जो सब सेंटर्स हैं वो कितना कम है। तो भाई बिहार में 58% कमी है सब सेंटर्स की, जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से 58% कम सब सेंटर्स हैं। झारखंड में 44% कम सब सेंटर्स है। उत्तर प्रदेश में 41% कम सब सेंटर्स है एज ऑन 1 जुलाई 2020। उसी प्रकार से अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करिए तो जितनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जरूरत है उतने से 73% कम सब सेंटर्स हैं झारखंड में, 58% कम सब सेंटर्स हैं वेस्ट बंगाल में, 53% कम सब सेंटर्स हैं बिहार में, 51% कम सब सेंटर्स हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप देख सकते हो कि जितने की जरूरत है उस जरूरत से बहुत कम यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सामने नजर आ रहा है। फिर अब इस प्रकार का गंदा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पैंडेमिक तो फैलना ही था। ये बात पता थी कि जब हमारा रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो कम से कम गवर्नेंस ही अच्छी रख लेते। गवर्नेंस के दम पे थोड़ा कोरोना वायरस अगर कम फैलता तो थोड़ा बहुत हम लोग पैंडेमिक कंटेन कर जाते। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, उसके बाद गवर्नेंस उससे ज़्यादा खराब है, तो पैंडेमिक तो फैल ही जाएगा। किस हद तक राज्य की सरकारों की तरफ से और केंद्र की सरकारों की तरफ से यहाँ पे एहतियात नहीं बरती गई है, इस बात से पता चलता है कि भाई वेस्ट बंगाल जैसे केसेस में इतने लंबे समय तक इलेक्शन का प्रोसेस चला। वेस्ट बंगाल में बहुत तगड़ा इलेक्शन वो फैला है कोरोना वायरस। उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, जाने कितने जो टीचर्स थे जो कि इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में जिनकी ड्यूटी लगी थी उनकी नौकरियां चली गई। महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें मिलियंस ऑफ डिवोटीज आते हैं। ये डिवोटीज कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए और फिर अपने घर वापस लौटे और अपने अपने गांव वापस लौटे और अपने अपने साथ इन्फेक्शन भी लेके अपने साथ गए। स्टेट तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जुडिशरी को यहाँ पे उतरना पड़ा फील्ड में। जुडिशरी ने बोला कि चलो और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, हम ही कुछ करते हैं, क्योंकि राज्य की सरकारों से चीज़ें हो नहीं पा रही थी। आप देखोगे कि जुडिशरी ने, हाई कोर्ट्स ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से बोला कि यूपी में लॉकडाउन लगाओ। यूपी में लॉकडाउन लगाना नहीं था सरकार को, तो सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चली गई। फिर जो सिटीजन्स हेल्पलेस थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स को, ऑफिशियल्स को, उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और उनके गुंडों की तरफ से धमकी जानी शुरू हो गई कि योगी जी को बदनाम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। भाई टाइमली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, नहीं तो लोग जो मुसीबत में है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनको धमकियां जा रही हैं
इस हद तक हालात खराब थे एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की, मतलब उनकी मदद नहीं करनी, उनको धमका के शांत करना है। तो ये एटीट्यूड था। फिर हमारी सरकार का टारगेट होना चाहिए था टेस्टिंग बढ़े, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़े, और इसके लिए मैं बोलूँगा कि केवल एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, केवल सेंट्रल पार्टी की बात नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, चाहे अपोजिशन रूल स्टेट्स हो, चाहे मेन सेंट्रल पार्टी रूल स्टेट्स हो। तो भाई टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत थी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की ज़रूरत थी, बट ये हुआ नहीं है। एक्चुअली में अगर आप ज़्यादा टेस्ट करोगे जो ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आएंगे, और हमारी सरकारों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आएंगे तो ज़्यादा ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा देश के सामने, दुनिया के सामने, तो एक काम करो, टेस्ट कम करो, ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मत करो, तो ज़्यादा इन्फेक्शन सामने नहीं आएंगे। लेकिन इससे इन्फेक्शन कम तो नहीं होगा ना, वो तो फैलता ही जाएगा ना। और इसी वजह से आज की डेट में जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस उससे बहुत ज़्यादा है, जो ऑफिशियल डेथ के फिगर है ओवरऑल नंबर ऑफ डेथ उससे बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास टेस्टिंग और ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है रूरल पॉपुलेशन में, तो रूरल पॉपुलेशन तो भाई सिर्फ एट द मर्सी ऑफ देयर इम्यूनिटी एंड प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स पे। ओके, और सब लोग, आपको पता है कि रूरल इलाकों में भी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैक्सीनेशन के पेस के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वैक्सीनेशन का पेस अर्बन इलाकों में ही कम है, बहुत धीमा है, तो रूरल इलाकों में तो कितना ही तेज़ होगा, इस बात को एसेस कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रूरल इलाका ज़्यादातर माइग्रेंट पॉपुलेशन को रिफ्यूज देता है। इन माइग्रेंट पॉपुलेशन की फर्स्ट फेज़ में भी जॉब गई थी, कहीं ना कहीं सेकेंड फेज़ में भी उनकी जॉब जा रही है। अब रूरल इलाकों में एक्चुअली में इस आर्टिकल में कोरोना क्राइसिस का जो इम्पैक्ट आ रहा है रूरल इलाकों में उसके बारे में ज़्यादा बात की जा रही है। तो कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो कि और भी ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते लोग परेशान हुए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई कुछ लोगों के घर में तो बिल्कुल ही तबाही मच गई, जो उनका प्राइमरी ब्रेड अर्नर था वो इस कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया, तो उनकी फैमिली तो बर्बादी हो रखी। मान लो कि किसी प्राइमरी ब्रेड ओनर को कोरोना हुआ और रिकवर हो भी गया, तो उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, सॉरी सरकारी हॉस्पिटल में तो हो नहीं पाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना पड़ा। उसके चलते घर वालों के पैसे बहुत खत्म हो गए, और पैसे खत्म होने के चलते ये लोग डेब्ट ट्रैप में फंस गए। और गांव के इलाकों में डेब्ट ट्रैप एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कोरोना के इलाज के लिए बैंक तो लोन देने वाला है नहीं, और कोरोना के इलाज में तो इमरजेंसी में लोन चल रहा था, चाहिए तो लेंडर्स और ज़मींदार के पास जाके पैसे मांग लिए, अब उस ज़मींदार को पैसे वापस करने हैं, और इंटरेस्ट रेट 50%, 60%, 100% रखते हैं ये लोग, कोई हिसाब तो है नहीं कि कितना इंटरेस्ट पे लेंगे। तो ये जो डेब्ट ट्रैप की प्रॉब्लम है, वल्नरेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं रूरल इलाकों में और बढ़ गई, और इसके लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये सब बातें बताई गई हैं रूरल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और इन सब बातों का सॉल्यूशन किसके पास है? सरकार के पास। तो सरकार अभी फिलहाल के लिए कुछ करती नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सीजार ऑफ ब्रिंकमैनशिप मस्ट सीक पीस, रशिया एंड अदर प्लेयर्स इन द यूक्रेनियन क्राइसिस नीड टू बी प्रूडेंट इनफ टू सॉल्व क्रॉनिक टेंशंस। अगर आप बात करो तो इस रिस्पेक्ट में मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके। तो ये जो क्रीमिया का एनेक्सेशन है ये भी मैंने यहाँ पे समझा रखा है, और रिसेंटली जो डिस्प्यूट हुआ है ये भी मैंने आपको समझा रखा है। जो डिस्प्यूट है मैं आपको बता देता हूँ वो है कहाँ पे एक्चुअली में, अगर आप मैप देखोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, आपको ये आप कह सकते हो कि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर है, ठीक है भाई। अब ये इधर है क्रीमियन पेनिनसुला, इस क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर रशियन फोर्सेस का कब्जा हो चुका है, और ये जो ईस्टर्न इलाका है आप कह सकते हो ये लुहांस्क प्रोविंस है, और ये डोनेट्स्क प्रोविंस है, ये यूक्रेन के पार्ट है। लेकिन इनमें एक बहुत साइजेबल अमाउंट ऑफ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, और इसमें ये जो पर्टिकुलर इलाका है जो ब्राउन में दिखा रखा है, इस इलाके के ऊपर कुछ सेपरेटिस्ट का राज है। ना वो सेपरेटिस्ट रशिया की तरफ है ना यूक्रेन की तरफ है, बट वो प्रो रशिया है। तो ये जो सेपरेटिस्ट हैं इनको रशिया बैक एंड से सपोर्ट देता है। तो ये जो सेपरेटिस्ट हेल्ड एरिया ऑफ डोनेट्स एंड लुहांस है, ये रशिया के थ्रू कंट्रोल्ड है। इनडायरेक्टली देखा जाए ये जो सेपरेटिस्ट हैं जो कि इस इलाके में यूक्रेनियन फोर्सेस से लड़ रहे हैं वो रशिया की तरफ है। अभी रिसेंटली रशिया ने अपनी आर्मी को और फोर्सेस को क्रीमिया वाले इलाके में और सेपरेटिस्ट हेल्ड डोनेट्स एंड लुहांस वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया है, और इस मोबिलाइजेशन के चलते यूक्रेन की जो सरकार है वो काफ़ी घबरा सी गई है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली अगर बगल में रशिया जैसा देश हो जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है मिलिट्री में, अगर उसके साथ पंगा होगा तो घबराने की बात तो देखिए यहाँ पे बनती है। और इसके चलते ही हेडलाइंस चल रही हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट इस समय पे थोड़ा सा ट्रिकी होता हुआ हमको नजर आ रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है,
और अब इस पूरे के पूरे सिनारियो में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। यूक्रेन रशिया का इशू शुरू हुआ 2014 में, जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हो गया, और तब से रशिया को एक एग्रेसर और हॉस्टाइल पावर की तरह देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। और उसके बाद भी ये जो डोनेट्स और लुहांस्क रीजन दिखाए मैंने आपको ईस्टर्न यूक्रेन के, यहाँ पे भी रशिया चुप नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे कि रशिया के बैक जो सेपरेटिस्ट हैं वो यूक्रेनियन ट्रूप्स के साथ लड़ रहे हैं, और इन सेपरेटिस्ट को पीछे से मदद कौन कर रहा है, तो रशिया की आर्म्ड फोर्सेस इनकी मदद कर रही है। अब आप देखोगे कि अप्रैल 2021 के शुरुआत से ही हुआ ये है कि मॉस्को ने हजारों की तादाद में टैंक्स और अपनी आर्टिलरी और अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे। और ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है ब्लैक सी रीजन में, जिसको एनेक्स कर लिया था रशिया में, वहां पे भी डिप्लॉय किया है। जब इस प्रकार का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन की जो सरकार है वो बहुत डर जाएगी। जब ये डर जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, तो ये दौड़े दौड़े पहुंचे नाटो के पास और यूएसए के पास, और यूएसए से उन्होंने मदद मांगी, जो कि रशिया के खिलाफ एक ही कंट्री मदद कर सकती है, वो है यूएसए। अब सिचुएशन कितनी सीरियस है, इस बात को अगर एसेस करना हो तो आप यूक्रेन का स्टैंस देखो। यूक्रेन बिल्कुल भड़बड़ाया सा हुआ है, पूरी दुनिया में भागता दौड़ रहा है कि कैसे ना कैसे करके इस इशू को सॉल्व करो, और उनका भड़बड़ाना जस्टिफाइड है। रीजन बीइंग ये जो क्रीमियम पेनिनसुला है ये वैसे भी उनके हाथ में निकल चुका है। अब ये जो रशिया है ये इनके ईस्टर्न प्रोविंसेस में भी घुस रहा है। अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है, नाटो और यूएस के रिस्पॉन्स को यहाँ पे एक बार को समझने की कोशिश करते हैं। 13 अप्रैल को जो आपके नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग, इन्होंने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्रो कुलेबा को नाटो हेडक्वार्टर्स में बुलाया, नाटो यूक्रेन कमीशन ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन यूक्रेन की एक मीटिंग के लिए। यहाँ पे मिस्टर स्टॉल्टनबर्ग ने बोला कि जो रशिया का मिलिट्री बिल्डअप है ये अनजस्टिफाइड है, अनएक्सप्लेन्ड है और डीपली कंसर्निंग है। फिर यहाँ पे नाटो ने बोला कि भाई हम पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे और प्रैक्टिकल सपोर्ट देंगे यूक्रेन को। अभी प्रैक्टिकल सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि भैया अपनी आर्मी तुम्हें बचाने के लिए नहीं भेजेंगे, सीधा मतलब ये है। मिस्टर कुलेबा का यहाँ पे बोलना है 2014 में जो गलती हुई वो दोबारा नहीं करनी है, रशिया सरप्राइज से हमें ना पकड़ पाए। मतलब कि 2014 में एकदम से रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर दिया था, और कुछ इस प्रकार का रशिया फिर से ना कर दे, इसीलिए ये जो यूक्रेन है ये पूरी दुनिया में हो हल्ला कर रहा है कि हाय हमें मार रहे हैं, हाय हमें मार रहे हैं, बचाओ। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो रेटोरिक है आपका यूक्रेन का ये काफ़ी फैलाया हुआ है, और इसके चलते नाटो की तरफ से और यूएस की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है इनको। जैसे कि अगर आप बात करो तो रशिया के साथ, रशिया एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नेबर है, और इससे अगर डील करना है तो कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है उसको नाटो या यूएस की मिलिट्री सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। उनकी मिलिट्री सपोर्ट के बिना पे यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा। किस हद तक नाटो अलायंस जाएगा मदद करने के लिए ये क्लियर नहीं है। बस इस बात को क्लियरिटी है कि मिलिट्री सपोर्ट तो देखो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी भी यूक्रेन पूरी तरीके से मेंबर नहीं बना है नाटो का। यूक्रेन की मेंबरशिप की बात की जाए नाटो में तो जून 2020 में नाटो ने रिकॉग्नाइज किया था यूक्रेन को एज एन इनहैंस्ड अपॉर्चुनिटीज पार्टनर, और इनहैंस्ड अपॉर्चुनिटीज पार्टनर केवल यूक्रेन नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था नाटो के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जॉर्डन और स्वीडन भी रिकॉग्नाइज किए गए थे। तो इस पार्टनरशिप के चलते यानी कि इनहैंस्ड अपॉर्चुनिटीज पार्टनरशिप के चलते उन कंट्रीज के साथ नाटो मेंटेन करेगा और डीपन करेगा कॉपरेशन जिन्होंने नाटो लेड मिशंस और ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंट मदद दी है। तो भाई इनहैंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर तो है यूक्रेन आपका नाटो का, बट मेंबर नहीं है। और चूंकि मेंबरशिप में ये क्लॉज होता है कि भाई अगर आपके ऊपर अटैक हुआ तो हम आपको बचाएंगे, लेकिन अभी अटैक में बचाने वाला काम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। मतलब इस समय पे नाटो की आर्मी मदद करने वाली जाने वाली है नहीं। हालांकि आज की डेट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ ऐसी हो गई है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर होता भी ना तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मदद करने ज़्यादा नाटो उसकी। आप देखो रशिया और आर्मेनिया दोनों सीएसटीओ के मेंबर हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आर्मेनिया की इतनी जमीन छीन लिया अजरबैजान ने, रशिया मदद करने आया, सीएसटीओ का मेंबर था तो क्या मतलब है। और अजरबैजान और जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसी प्रकार से चलती है। ट्रीटी कर ली जाती है लेकिन ट्रीटी के टर्म्स को मानेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर अब यहाँ पे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदोमायर ज़ेलेंस्की पीछे पड़े हैं कि भाई हमको जैसे तैसे करके नाटो की मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि इनको लगता है नाटो की मेंबरशिप मिल गई फिर उनको मिलिट्री सपोर्ट मिल जाएगा।
यूएस का अगर आप स्टांस देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस यूक्रेन के सपोर्ट में आ रहा है। अगर आप रशिया के अगेंस्ट फॉरेन पॉलिसी की डिमांड करो तो डोनाल्ड ट्रंप रशिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं देते थे, पर जो बाइडन एक्चुअली में रशिया के अगेंस्ट ठीक ठाक स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम यूके को मिलिट्रली सपोर्ट भी करेंगे। हालांकि जो बाइडन का मिलिट्री सपोर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट से हो सकता है, उनकी आर्मी कभी जाने वाली है नहीं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने बोला है कीव को कि भाई ठीक है, यूएस की फॉरेन पॉलिसी में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल सपोर्ट यू फॉर योर इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यानी यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए यूएस मदद करेगा, लेकिन उस मदद में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके पैरामीटर्स भाई समय आने पर ही पता चलेंगे। फिर टर्की की तरफ से भाई यूक्रेन को सपोर्ट जा रहा है। 11 अप्रैल 2021 को जो मिस्टर जेलेंस्की से वो इस्तांबुल पहुंचे 10th एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टर्की को सेलिब्रेट करने के लिए, और यहाँ पे ये मिले प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगन साहब से, और अर्दोगन साहब ने इनको एश्योरेंस दी कि भाई ठीक है, हम आपकी करंट टेंशंस विद रशिया में मदद करेंगे। ब्लैक सी रीजन की बात की जाए तो यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला भी ब्लैक सी के साथ बाउंड्री बनाता है और कहीं ना कहीं टर्की भी ब्लैक सी के साथ बाउंड्री बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक सी की पॉलिटिक्स में टर्की ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्लैक सी नजर आ रहा है। अभी इस ब्लैक सी के बाउंड्रीज को अगर हम देखें तो ओडेसा यहाँ पे लग रहा है आपका। ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन पूरा का पूरा ब्लैक सी के साथ बाउंड्री लगा रहा है। क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको कब्जा लिया रशिया ने। फिर अगर आप आ जाओ वेस्ट में तो रोमानिया नजर आ रहा है, बुल्गारिया नजर आ रहा है। साउथ की जो ऑलमोस्ट पूरी बाउंड्री है ब्लैक सी के साथ वो कौन लगा रहा है? टर्की लगा रहा है। इस ईस्ट साइड पे जॉर्जिया है, ऊपर की तरफ रशिया है। तो ये ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज हैं, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, आपका टर्की, जॉर्जिया। ओके, तो दीज आर द कंट्रीज जो कहीं ना कहीं आपको सराउंड करती हैं ब्लैक सी को। ब्लैक सी एजियन सी के साथ कनेक्टेड है। ब्लैक सी एजियन सी के साथ कनेक्टेड है कौन सी स्टेट से? बॉस्फोरस स्टेट से। बॉस्फोरस स्टेट्स इस्तांबुल के बीच से गुजरती है। और एजियन सी अगर आप देखो थोड़ा सा, अगर आप नीचे आ जाओ इस मैप में, एक मिनट, एजियन सी अगर आप देखो तो एजियन सी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो ब्लैक सी का जो कनेक्शन है मेडिटेरेनियन सी के साथ वो थ्रू एजियन सी है, और एजियन सी ब्लैक सी को कौन जोड़ता है? बॉस्फोरस स्टेट जोड़ती है। ये मैप की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे थोड़ा बहुत मैप देख लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिस्टर जेलेंस्की थे जो कि आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, ये मिस्टर अर्डोगन साहब से मिले और अर्डोगन साहब ने बोला कि ठीक है भाई, इस क्राइसिस में हम आपकी मदद करेंगे अगर रशिया के साथ आपकी टेंशन्स बढ़ती हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि टर्की रशिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो सीरिया में, लिबिया में, नागोर्नो काराबाख वाला जो इलाका है, इन सब चीज़ों में अगर आप देखो तो टर्की और रशिया की ज़्यादा बन नहीं रही है। इनफैक्ट नागोर्नो काराबाख की बात की जाए तो अर्मेनिया के पास था ये नागोर्नो काराबाख का कंट्रोल, अब अजरबैजान के पास चला गया एक बड़ा इलाका। इस वॉर में अजरबैजान को खुल के सपोर्ट दिया टर्की ने, और रशिया वोकल स्टेटमेंट्स दे रहा था अगेंस्ट अर्मेनिया, लेकिन टर्की ऑन ग्राउंड मदद कर रहा था किसकी? अजरबैजान की। उसी प्रकार से सीरिया में, लिबिया में, बहुत सी जगहों पे जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है टर्की के और रशिया के, वो मैच नहीं करते। अब यहाँ देखते हैं रशिया का मूव क्या होने वाला है। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वजह बताई जा रही है, मिसकम्युनिकेशन। व्लादिमीर पुतिन क्या सोच रहे हैं, रशिया की फॉरेन पॉलिसी का एग्जैक्ट स्टैंस क्या है, इस बारे में किसी को अभी कोई भी जानकारी है नहीं। कोई एक्चुअली में समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल स्टैंस यहाँ पे क्या है आपका रशिया का। व्लादिमीर पुतिन क्या सोच रहे हैं, आगे आने वाले समय में रशिया किस प्रकार से टैक्टिकल डिसीजंस लेगा, रशिया का यहाँ पे फाइनल गोल क्या है, ये भी किसी को नहीं पता है। तो रशिया का जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंस है, इसकी वजह से बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस और एग्जैगरेशंस हो किए जा रहे हैं यूक्रेन और वेस्टर्न सपोर्टर्स के द्वारा। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन इतने, आप कह सकते हो, जियो पॉलिटिकल एडवेंचर वाले इंसान नहीं है कि वो बिल्कुल ही यूक्रेन के ऊपर अटैक सा कर देंगे और उसका इलाका कब्जाने के चक्कर में रहेंगे। बहुत प्रैग्मेटिक वाला उनका हिसाब है। लेकिन चूंकि रशिया का फॉरेन पॉलिसी स्टैंस यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके चलते यूक्रेन पूरी दुनिया में जा जाके चिल्ला रहा है कि रशिया हम पे अटैक कर रहा है, रशिया हम पे अटैक कर रहा है। और दुनिया यहाँ पे पोलराइज भी हो रही है। यूक्रेन के बोलने पे टर्की और यूएस का सपोर्ट भी जा रहा है किसकी तरफ? यूक्रेन की तरफ। यहाँ पे जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्जेई शोइगु, इनका ये बोलना है कि जो 3 वीक की ड्रिल हुई है ईस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर के पास और क्रीमियन पेनिनसुला में, ये ड्रिल है बेसिकली, दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। यूक्रेन क्या बोल रहा है कि हमारे खिलाफ अटैक करने की तैयारी है।
इस ऑथर ये बोल रहा है कि मे बी दिस इज बेसिकली मसल फ्लेक्सिंग। मे बी रशिया यहाँ पे पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मिलिटरीली कितने कैपेबल है, हमसे पंगा मत लेना नहीं तो मुंह की खाओगे। तो ये यहाँ पे कुछ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं कि क्यों यहाँ पे इस प्रकार की मिलिट्री हरकतें हो रही हैं रशिया के थ्रू ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों में। फिर आगे बात की जाए कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाने की यहाँ पे जरूरत है। कैसे आप पीसफुल रेजोल्यूशन कर सकते हो? तो आप एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाओ जहाँ पे क्लियर और अनएम्बिगस लैंग्वेज हो। ये जो रशिया वाली एम्बिगस लैंग्वेज आ रही है ना, इसके चलते यूक्रेन को मौका मिल रहा है दुनिया भर में रशिया के अगेंस्ट एक पोलराइजिंग माहौल बनाने का, और रशिया भी डर नहीं रहा है। रशिया बोल रहा है तुमको पोलराइजिंग माहौल बनाना है, बना लो, देखते हैं हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे क्विड प्रो क्वो वाली जो टैक्टिक्स हैं वो चल नहीं पाएंगी। ग्लोबल कम्युनिटी को मिलके बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी इन इलाकों को लेके। मिलिट्री फॉर्म में आप कुछ नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मिन्स्क एग्रीमेंट जैसे प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे निगोसिएशन हो, म्यूचुअल कंसेंसस हो, कॉम्प्रोमाइज हो, इंगेजमेंट हो, मीडिएटर्स इन्वॉल्व हो बातचीत में, और तब जाके फाइनली कोई ऑप्शन या फिर रिजल्ट निकल के आ सकता है। मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है? अभी इसका नाम आया आपको। मिन्स्क एग्रीमेंट एक बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। इट इज एन एग्रीमेंट टू हॉल्ट द वॉर इन द डॉनबास रीजन ऑफ यूक्रेन, साइंड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूक्रेन, रशियन फेडरेशन, डोंस्क पीपल रिपब्लिक, लुहांस्क पीपल रिपब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो 5 सितंबर 2014 को इन प्लेयर्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक प्रोटोकॉल साइन किया था। इसको मिन्स्क एग्रीमेंट कहा जाता है। तो मिन्स्क एग्रीमेंट में जो एसेंस था, उस एसेंस को फॉलो करते हुए सबको बैठ के आराम से म्यूचुअली बातचीत करनी चाहिए, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यूक्रेन जो दुनिया भर में जाके चिल्ला रहा है कि हमारी मदद करो, हमें नाटो का मेंबर बना लो, तब इस रशिया को देख लेंगे, रशिया भी अपने एंड से धमकियां सी दे रहा है, अनक्लियर बातें बोल रहा है, इससे इशू रिजॉल्व नहीं होगा, ये ऑथर बोल रहा है। आगे बात करते हैं स्टॉर्मी स्टार, एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रेजिलियंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग सेवरल सीवियर साइक्लोन्स। देखिए भैया, मिलियंस ऑफ लोग कोरोना वायरस की चपेट में, ये आपको पता ही है। उसके साथ साथ एक साइक्लोन भी आ गया, तो सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पे हो रही है। एक ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है जब इसने गुजरात में लैंडफॉल किया। ये जो साइक्लोन तैक्तोई था, ये एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया। ये बात पहले ही एसेस की गई थी। बहुत पानी बरसा है वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, लगातार पानी बरसता ही जा रहा है। विनीत सर से कल मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि केरला में लगातार पानी बरस रहा है। महाराष्ट्र में लगातार तो नहीं बैठा है, खासकर मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ लगातार तो नहीं बरसा, बट एक दिन ताबड़तोड़ बारिश हुई है। ऐसा मतलब सब कुछ ही कट जाता है। मतलब इंडिया जैसा देश है, यहाँ पे पानी बरसता है तो ब्रॉडबैंड की तारें सब कुछ कट ही जाता है। मतलब रूरल इलाकों की क्या ही बात की जाए जब देश की फाइनेंशियल कैपिटल में ऐसा हो रहा है। तो अब इन सब चीज़ों में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे कि भाई हज़ारों की तादाद में लोगों को सेफ लोकेशंस पे लेके जाया गया। और जो प्री मानसून सीजन है इस बार का, काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वायरस वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसके ऊपर से साइक्लोन तौकतोई जैसे लोग यहाँ पे सोने पे सुहागा करने के लिए आ जाते हैं। जो कोस्टल रेजिडेंट्स हैं मुंबई के, उनके सामने एक डेजा वू आ गया। डेजा वू पिछले साल निसर्ग साइक्लोन आया था, और निसर्ग साइक्लोन भी अरेबियन सी में था। अलीबाग में इसने काफ़ी बारिश की थी, मुंबई में तो उतनी नहीं की थी, बट अलीबाग के आसपास बहुत की थी। हालांकि मुंबई में भी इसका इम्पैक्ट आया, तो इस बार ये भी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों साइक्लोन्स हैं ना, चाहे निसर्ग हो चाहे इस बार का तौकतोई हो, ये मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं की। मुंबई इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है कि यहाँ पे 1 किलोमीटर से ज़्यादा साइक्लोन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साउथ वेस्ट मानसून में पिछले साल का मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। एक बार मुझे साउथ मुंबई साइड जाना पड़ गया किसी काम से, ठीक है। मैं उस समय पे नवी मुंबई में रहता था। तो साउथ मुंबई में मैं शाम को पहुंचा, इस हिसाब की बारिश हुई कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सब जाम हो गया। लिटरली जाम में खड़े रहे शाम को 4 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक, एक जगह 7.5 घंटे जाम में खड़ा होना पड़ा। इस लेवल का प्रॉब्लम हो जाती है जब मुंबई जैसे डेंसली स्टेट्स में इस प्रकार के साइक्लोन्स या बारिश आ जाती हैं। तो ओके, तो इनका जो इम्पैक्ट है, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में जो इम्पैक्ट है वो बहुत खतरनाक है। ओके, फिर आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो साइक्लोन्स हैं, इन्होंने डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई को तो इतना अफेक्ट नहीं किया। मुंबई को अफेक्ट करेंगे तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ट्विन क्राइसिस आ गई है मल्टीपल स्टेट्स में। 2 क्राइसिस हैं, एक तो भाई साइक्लोन के साथ लड़ो, दूसरा कोरोना वायरस के साथ लड़ो। साइक्लोन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हैं वो ऑन ग्राउंड इन्वॉल्व थी, लोगों की मदद कर रही थी। तो इससे एक और बात पता चलती है कि जब हमारे पास एक ट्रेंड कैडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, जो कि रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी एक अलग ही बात होती है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के ट्रेंड फोर्सेस को बनाने की ज़रूरत है,
वो ऐसे साइक्लोन्स के एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है जब हमारे ट्रेन वर्कर्स बहुत सारे लोगों की जान बचाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद 2021 का ये जो मानसून सीजन आया है ना, ये हमको ये याद दिला रहा है कि भाई हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है और उसके बगल में जो दो वाटर बॉडीज हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जो अब फ्रीक्वेंसी है वो आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है और फ्रीक्वेंट होने वाले हैं ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और इस प्रकार के साइक्लोन्स आने ही आने हैं। और क्या हम इन साइक्लोन्स के साथ डील करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं? देखिए यहाँ पे एक बात बोली गई है कि हाउ वेल इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू हैंडल साइक्लोन्स डिपेंड्स ऑन डेवलपिंग ग्रेटर एक्सपर्टीज इन फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मिटिगेशन। मतलब कि एक साइक्लोन या कोई गलत वेदर इवेंट आने वाला है, इस बात को हम किस हद तक अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं, ये एक मैटर है, और अगर वो आ गया तो उसको किस हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, वो दूसरा मैटर है। तीसरा कि भाई हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि जो कम्युनिटीज हैं अगर उनके ऊपर डिजास्टर आ भी जाता है तो वो डिजास्टर को हैंडल कर लें। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम चलाया है अक्टूबर दिसंबर सिस्टम 2020 से, जिसका काम क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स और वो स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ पे साइक्लोन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे इकोनॉमिक क्लासेस को, जान के नुकसान को कम किया जा सके, इसलिए इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन। तो जब साइक्लोन आने वाला होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उस साइक्लोन का सबसे डेडली इम्पैक्ट आ सकता है वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज, सेटलमेंट के हिसाब से एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये साइक्लोन कहाँ पे कितनी तबाही मचा सकता है। फिर भाई इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये भी बोलना है कि इनके जो साइक्लोन को फोरकास्ट करने की एक्यूरेसी है कि भाई वो कहाँ पे लैंडफॉल करेगा, किस तरीके से वो आगे मूव करेगा, ग्राउंड मैपिंग, ये सब कहीं ना कहीं और इम्प्रूव हो चुकी है। तो एडवांस्ड फोरकास्टिंग से जब हमको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाले, तो कहीं ना कहीं तबाही को कम किया जा सकता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन को कम किया जा सकता है। लेकिन अर्ली वार्निंग्स के इम्पोर्टेंस को ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है। कहने मतलब क्या है कि ठीक है भाई, हमारे पास फोरकास्टिंग पावर बहुत अच्छी है, हम पहले इस बात को एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये साइक्लोन आएगा, इतनी तबाही मच सकती है, बट केवल ये सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है कि भाई देखिए, आपने एज्यूम कर लिया कि हाँ भाई, आपने पहले फोरकास्ट कर लिया कि साइक्लोन और ये वेदर इवेंट होने वाला है, लेकिन वो वेदर इवेंट होगा तो क्या आखिरी के 24-48 घंटों में ही सब कुछ अरेंजमेंट करोगे? अरे पहले से ही आपको अरेंजमेंट करके रखने हैं, और इन अरेंजमेंट को करने के लिए क्लाइमेट प्रूफ लाइफ्स और ड्वेलिंग्स को बनाना एक हाई प्रायोरिटी है। तो भाई स्टर्डी होम्स बनाना, सूटेबल डिज़ाइन के, एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स बनाना, एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स देना, कैलेमिटीज़ के अगेंस्ट लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, इंश्योरेंस करना प्रॉपर्टी और एसेट्स का, ये सब चीज़ें पहले से सरकार को करनी चाहिए ताकि साइक्लोन के इम्पैक्ट को फोरकास्टिंग के साथ साथ और प्लानिंग के साथ साथ कंबाइंड तरीके से टैकल किया जा सके। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट को तो काम करना ही पड़ेगा, काफ़ी सारा पैसा भी यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। तो फोरकास्टिंग सिस्टम अच्छे हो रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एट द सेम टाइम अगर साइक्लोन आ भी जाता है तो घर इतने स्ट्रांग हो और हमारा अर्बन मैनेजमेंट इतना स्मूथ हो कि वो साइक्लोन कम से कम इम्पैक्ट डाल के जा पाए। एकदम से मान लीजिए लोग सड़क पे चल रहे हो, साइक्लोन आ गया या फिर बारिश होने लगी, तो लोगों के पास स्टॉर्म शेल्टर्स होने चाहिए जहाँ पे वो जाके रुक जाएं और उनको साइक्लोन से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ आज के, डिलीट एंड कंट्रोल। द आईसीआर मस्ट एसेस एविडेंस एंड बी वेरी स्पेसिफिक विद रिकमेंडेशंस ऑन ट्रीटमेंट। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को अपने ट्रीटमेंट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। मतलब उनका ये बोलना कि मॉडरेट कोविड-19 को कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ठीक कर सकती है, ये बात उन्होंने नकार दी है। कि 22 अप्रैल को ही सीपीटी को ऑन इट्स लास्ट लेग बोला गया था। ये बोला गया था कि भाई देखिए, सीपीटी केवल अर्ली मॉडरेट डिजीज और विद इन 7 डेज ऑफ सिम्टम्स में ही काम आने वाली है। यानी अगर आपको सिम्टम आए तो 7 डेज ऑफ सिम्टम्स के अंदर अंदर अगर आप कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी दे दोगे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसके ठीक होने के चांसेस हैं। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का तो ये बोलना है कि ये टाइम केवल 2 से 3 दिन होता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि बहुत जगहों पे जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी थी वो की जा रही थी। उसके चलते जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, जब उसका कोई फर्क नहीं आ रहा तो सब बोल रहे थे भाई जिसने प्लाज्मा दिया है इसका प्लाज्मा ही बेकार, इसकी प्लाज्मा की क्वालिटी कम है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि समय समय पे आईसीएमआर पीरियोडिक रिव्यू करता है मेडिसिन का और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का।
इसमें डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स लीगली दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आईसीएमआर समय समय पे डेफिनेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करता है, और इन डेफिनेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स के दम पे ये पता चला कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी नाइदर सेव्ड लाइव्स नॉर इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स बट वॉज इक्विवोकल अबाउट इन द पब्लिक। कहना मतलब ये कि अब आईसीएमआर ने सीधे सीधे क्लियर कर दिया कि सीपीटी इज नॉट क्लियर अबाउट, मतलब इससे एक चीज तो कन्फर्म है कि भाई ये कोरोना वायरस को ठीक नहीं कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने तो पहले ही बोला था, आईसीएमआर ने बोल दिया था। तो चूंकि आईसीएमआर ने इसको अपनी गाइडलाइंस से हटा दिया है, तो अब हेल्थ अथॉरिटीज जो हॉस्पिटल्स हैं वो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, एक कोरोना वायरस का पेशेंट है, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में एक रूम बुक करना पड़ेगा, एक नए पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना पड़ेगा, तो भाई हॉस्पिटल का पैसा बनेगा, तो हॉस्पिटल इसको रिकमेंड कर देता था। अब चूंकि आईसीएमआर की तरफ से रिकमेंडेशन आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हॉस्पिटल्स भी इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कम रिकमेंड करेंगे, और जब इसका फायदा नहीं है तो इसको क्यों ही रिकमेंड करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सीपीटी होती थी लोगों को फायदा नहीं मिलता था, तो जब लोगों को फायदा नहीं मिलता था तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलते थे जिसने प्लाज्मा डोनेट किया है उसका भाई प्लाज्मे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब इस पूरे के पूरे सीपीटी के चलते एक इलीगल इकोसिस्टम बन रहा था, तो एक प्रकार का ब्लैक मार्केट हो गया था जहां पे डोनर्स को रेसिपिएंट्स के साथ जोड़ना, तो जो कोरोना वायरस से ट्रीट हो चुके हैं उनको बुलाना। तो मान लीजिए कोई पेशेंट अभी कोरोना वायरस का हॉस्पिटल में एडमिट है, अब डॉक्टर ने बोला कि भाई चलो सीपीटी कर देते हैं, तो हॉस्पिटल को तो सीपीटी करने के कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई डोनर चाहिए सीपीटी में। तो फैमिली मेंबर कोई आ गया तो आ गया, कोई नहीं आया तो ब्लैक मार्केट अवेलेबल है। तो भाई एक आदमी बोलेगा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये पर्टिकुलर कोरोना हुआ था वो ठीक हो गया, वो आपको प्लाज्मा दे देगा, इस ब्लड ग्रुप का भी है, लेकिन आपको इतना पैसा खत्म करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ ब्लैक मार्केट। एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी मेडिकल टेक्निक जिससे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है और आपकी जेब से पैसा भी निकल रहा है, तो क्या मतलब है उसका। ओके, तो यहाँ पे देखिए, लास्ट वीक इट टुक अ लेटर बाय अ क्लच ऑफ कंसर्न पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स टू इंडियाज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एज वेल एज रिजल्ट्स फ्रॉम अ ट्रायल पब्लिश इन द लैंसेट स्पैनिंग अराउंड 11,000 पेशेंट्स दैट अगेन फाउंड नो बेनिफिट। पिछले हफ्ते एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के ग्रुप ने इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को एक लेटर भी लिखा था कि भाई जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है इसका कोई फायदा नहीं है। लैंसेट में 11,000 पेशेंट्स की एक स्टडी भी छपी है जिसमें लिखा है कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरनेशनल रिसर्च ये बोल रही है कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का फायदा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको बंद करो। उल्टा इसका नुकसान बताया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी करोगे ना तो कोरोना वायरस म्यूटेट करेगा। अभी आप सोचो, आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोरोना वायरस है, आप किसी दूसरे के सिस्टम का प्लाज्मा अपने अंदर लेके आ रहे हो, उस प्लाज्मे के अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट की इम्यूनिटी है। अब वो कौन सा स्ट्रेन था, आपकी बॉडी में कौन सा स्ट्रेन है, उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या इम्यूनिटी थी, आपकी बॉडी की क्या इम्यूनिटी है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स में कभी कभी वायरस जीत जाता है और एक नई प्रकार का म्यूटेटेड फॉर्म निकल के आता है। तो अब अगर सीपीटी से म्यूटेशन हो सकता है, अगर इसके थोड़े भी चांसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है सीपीटी को रिकमेंड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अच्छा ही है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन से सीपीटी निकाल दिया गया। प्लस यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें निकालने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, उनको कोविड-19 के लिए रिकमेंड किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। फिर एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है आइवरमेक्टिन। इस प्रकार के ड्रग्स को अभी भी रिकमेंड किया जाता है फॉर ट्रीटिंग कोरोना वायरस। अब माइल्ड डिजीज के लिए इनको ट्रीट करने के लिए बोला तो जाता है, बट कहीं ना कहीं दुनिया भर के डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि इस बात के बिल्कुल निग्लिजिबल एविडेंस हैं कि ये दवाइयाँ कोरोना वायरस की बीमारी में मदद कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एविडेंस बेस्ड यहाँ पे रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आईसीएमआर की जो टास्क फोर्स है ना, उसको कहीं ना कहीं इस बात को कंपाइल करना है कि ये जो दुनिया भर की दवाइयाँ आपने अपने गाइडलाइंस पे लिख रखी हैं कि भाई ये दे दो ये दे दो, मतलब आदमी बीमार है तो उसके ऊपर सब कुछ ट्राई कर दो, मतलब वो मर रहा है तो सब कुछ ट्राई कर दो, किसी से भी बच गया तो चलो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। दिस इज नॉट मेडिकली करेक्ट। तो समय समय पे रेगुलर इंटरवल्स पे जो भी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस आईसीएमआर के द्वारा इशू कर रही है उनको ये चेक करना जरूरी है कि क्या वो साइंटिफिकली प्रूवन है, क्या वो डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स के हिसाब से हैं, क्या वो सीडीसी यूएसए के नॉर्म्स के हिसाब से हैं, और अगर ऐसा है तो ही आप उनको रिकमेंड करो। बेकार में रिकमेंड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी तो सॉल्व होती नहीं, उल्टा ब्लैक मार्केट और प्रोलिफरेट करता है, गलत तरीके से करप्शन और होता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।